नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो चैप्टर 4 है हमारा, उसकी हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। पहले हम कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व कर चुके हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ को हमें कंपेयर करना है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो हमारा न्यूट्रॉन है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। पहले अगर हम बात करें चार्ज की, तो जो प्रोटॉन है हमारा वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो नेगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन है इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। तो नो चार्ज आप इसको बोलेंगे, कोई चार्ज नहीं होता। तो ये तो हमारी चार्ज के बेसिस पे हो गई। और क्या क्या होता है इसके पास। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है, अगर हम मास की बात करें तो जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी कि बहुत ही मान्यूट होता है इसका मास। और इसका अगर एटॉमिक मास की बात करें तो हम इसका 1 AMU लिखते हैं, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं, जो हमारा प्रोटॉन होता है। और न्यूट्रॉन का भी हम जो है 1 AMU लेते हैं, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट 1 मास लेते हैं। और अगर इसकी पोजीशन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट होती हैं, तो न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट्स हैं उनके अंदर तो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और जो न्यूक्लियस के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। तो पोजीशन के हिसाब से आप इस तरह से देख सकते हैं। अब जैसा कि हमने बात की, नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किसकी तरफ आकर्षित होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि प्रोटॉन है, ये किसकी तरफ आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ। और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये जो है किसी की भी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आप इसको जो है समझ सकते हैं, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉम्सन मॉडल ऑफ द एटम। जो थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम था उसकी जो लिमिटेशन थी वो कौन कौन सी थी, वो चीज़। अब देखिए, जो थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम था, जो हमारा थॉम्सन मॉडल एटम था, वो बताता क्या है, ये हमने पढ़ा था लेक्चर्स के अंदर। अब ये मॉडल जो है किस चीज़ में फेल हुआ, ये हमारा फेल हुआ बताने में कि जो अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग है, जो कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड की फॉयल ली थी, यानी कि एक गोल्ड की पत्ती ली, सोने की पत्ती ली, और उस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की उसने बौछार करवाई। तो अल्फ़ा पार्टिकल उस पर बौछार जब करवाई गई इन पार्टिकल्स की, तो कुछ तो सीधे पास हो गए, कुछ सीधे जो है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में गए, कुछ थोड़े एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर गए। इस तरह से उनको कुछ ऑब्जर्वेशन मिली। तो जो थॉम्सन मॉडल था इस चीज़ को दिखाने में बिल्कुल नाकाम रहा कि ये जो स्कैटरिंग है किस तरह से हुई। और इसी तरह से जो अल्फ़ा पार्टिकल है गोल्ड फॉइल से किस तरह से पास कर जाते हैं, कुछ डाइवर्ट कर जाते हैं, कुछ स्मॉल एंगल पे, कुछ बिग एंगल पर जो है रिफ्लेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ बताने में वो नाकाम रहे। तो थॉम्सन मॉडल की एक तो ये लिमिटेशन थी। और इसी तरह से अगर दूसरी बात करें, इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, एक्सपेरिमेंट कोई भी नहीं किया गया, सिर्फ ये क्या थी, इमेजिनेशन थी। तो इसलिए थॉम्सन मॉडल की जो ये दोनों आप लिमिटेशन कह सकते हैं। अब बात करें जैसे कि अगर आगे बात करें, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल की जो एटम का मॉडल दिया रदरफोर्ड ने, तो उसके अंदर क्या क्या जो हमारी कमियां रह गई थी। एक तो इन्होंने जो है स्टेबिलिटी ये दिखा नहीं पाए कि जो स्टेबिलिटी है एटम की वो किस तरह से रहती है। अब इन्होंने कहा कि जो हमारा न्यूक्लियस है, मान लीजिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी जो है छोड़ता रहेगा घूमता हुआ, तो वो तो जो है न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा वहीं पर, तो एटम तो स्टेबल रहेगा नहीं, अनस्टेबल रहेगा। तो एक तो ये चीज़ जो है वो बताने में वो नहीं बता पाए इसके बारे में। उसके बाद जो है ये हमने जो बात की कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये लॉस एनर्जी करता रहेगा तो वो तो न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा। तो एटम को स्टेबल होना चाहिए, लेकिन इस हिसाब से तो ये अनस्टेबल हो गया, तो इस हिसाब से तो मैटर एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो इसलिए जो है
ये जो चीज़ें हैं वो ये नहीं बता पाए। अब अगर हम बात करें बोहर मॉडल ऑफ एटम की, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है बोहर मॉडल ऑफ एटम, तो बोहर मॉडल ऑफ एटम जो है इन कमियों को उन्होंने दूर किया। तो उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने क्या क्या बताया कि जो न्यूक्लियस है वो हमारा सेंटर में होता है किसी भी एटम के, तो ये जो न्यूक्लियस है सेंटर में रहेगा, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है कुछ ऑर्बिट्स के अंदर वो जो है रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। और जो एटम है ये जब ये रिवॉल्व करेंगे तो ये कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे, यानी कि ये एनर्जी को नहीं छोड़ेंगे जब ये इन ऑर्बिट में घूमेंगे, ताकि जैसे कि हमने रदरफोर्ड के अंदर देखा, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अंदर देखा कि अगर ये रेडिएट करेंगे एनर्जी ये तो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। तो इन्होंने बोला कि ये जो ऑर्बिट्स हैं इनके अंदर घूमते हुए ये स्टेबल रहेंगे और एनर्जी को लिबरेट नहीं करेंगे, तो इसलिए जो एटम है वो स्टेबल रहेगा। तो उन्होंने कुछ ऑर्बिट के नाम भी बताए, जैसे कि सबसे पहली जो ऑर्बिट उन्होंने बताई जो उसको के नाम दिया, फिर उसके बाद एल दिया गया, फिर उसके बाद एम दिया गया, और उसके बाद जो है एन नाम दिया गया। उन्होंने इस तरह से ऑर्बिट्स के नाम बताए। और जो अगर हम एन से इनको डिनोट करें तो ये एन इक्वल टू 1, ये एन इक्वल टू 2, ये एन इक्वल टू 3 और ये एन इक्वल टू 4, इनके जो नाम दिए गए। इस तरह से नंबर जो है एन जो है नंबर यूज़ किए गए इनके लिए, ये के लिए 1, एल के लिए 2 और एम के लिए 3, इस तरह से एन के लिए 4, तो ये नंबर यूज़ किए गए। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम हमें ये बताता है। तो इस तरह से आप जो है इन तीनों ही मॉडल ऑफ एटम को जो है हमारे लेक्चर्स में समझ सकते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लेते हैं। तो वो है हमारे पास कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एटम गिवन इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर के अंदर जितने भी मॉडल ऑफ एटम दिए गए हैं उनको कंपेयर करना है। तो जैसे कि हमने बात की, अभी जो बात की वही हमें कंपेयर करने हैं। पहले बात कर लेते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में क्या था कि इन्होंने क्या माना कि एक स्फीयर है जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे वाटरमेलन के अंदर होता है, तो ये जो स्फीयर है सारा पॉजिटिवली चार्ज होगा। और अगर वाटरमेलन का एग्जांपल लेते हैं, जो उसके अंदर बीज एम्बेड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि वो नेगेटिव चार्ज होंगे, तो ये नेगेटिव होंगे। और ये जो है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के बराबर होगा, तो इसलिए ये न्यूट्रल रहेगा। और जो नेट चार्ज होगा एटम पे वो ज़ीरो रहेगा। तो इस तरह से थॉमसन मॉडल ने बताया। तो पहला तो यही था हमारे पास। अब दूसरा बात करें रदरफोर्ड मॉडल की। तो रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बताया, रदरफोर्ड जो मॉडल ऑफ एटम था उन्होंने क्या किया था, जो हमने बात की कि उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवा के देखी। तो उन्होंने क्या क्या पता लगाया कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है, जो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इसके आसपास जो है ऑर्बिट्स होती हैं। ऑर्बिट्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन इनके अंदर घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनके अंदर घूमते हैं। तो उन्होंने ये बताया। तो मेन पॉइंट देख रहे हैं। उसके बाद जो बोहर मॉडल दिया गया, बोहर ने जो मॉडल दिया उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस तो सेंटर में है, लेकिन जो ये ऑर्बिट्स होती हैं स्टेबल होती हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिबरेट नहीं करते घूमते हुए इनमें से। और उन्होंने जो है 4 जो है शेल के जो ऑर्बिट्स के नाम भी बताए, के एल एम एन। तो ये जो है एक ओवरव्यू उन्होंने दिया। और एनर्जी भी उन्होंने बताई कि जो एनर्जी है इस तरह से इंक्रीज होती है, यानी कि अगर आप यहाँ पे कोई है के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, जब आप एनर्जी देंगे तो वो एल में चला जाएगा, और जब वो एल से वापस आएगा तो वो एनर्जी को लिबरेट करेगा, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट में था वो लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। तो इस तरह से जो तीनों जो हमारे मॉडल हैं वो आप इनको कंपेयर कर सकते हैं इस तरह से। तो ये थे हमारे जो तीनों मॉडल थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी वेरियस सेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। तो समरी हमें बतानी है जो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के लिए। तो इसके लिए क्या था, हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक सेल में वो कितना रहता है, किस फॉर्मूले से हमने निकाला था, 2n² से। यानी कि n इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे अगर आप 1 पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 2। तो सबसे पहले तो जो के शेल थी उसके लिए 2 था। उसके बाद इसी तरह से n को 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 पुट कर दें n की जगह, तो 2 का स्केयर आ गया, यानी कि 2 का स्केयर 4 हो गया, 4 × 2 8 आ गया, यानी कि L सेल के लिए 8 आ गया।
फिर n को अगर हम 3 पुट करें तो n को अगर 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। इसी तरह से n को 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर और प्लस जो है हमारा इंटू 2 यानी कि 32 आ जाएगा। तो KLMN जो है इस तरह से शेल्स के अंदर जो है आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या था कि जो आउटर मोस्ट शेल होती है, ये हमें चीज़ ध्यान देनी है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकती है, ये भी हमने पढ़ा था। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब जो अगर हम बात करें वो किस हिसाब से फिल होंगे, जैसे कि मान लीजिए K है, ये L है, ये M है, शेल की बात कर रहे हैं KLM। हमने बात की आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है 8 ही लेगी, यानी कि जब तक ये अंदर वाली ये कहता है कि फिल नहीं होंगी। K के अंदर 2 आते हैं, अब इसी तरह से जो L के अंदर हैं वो 8 आएंगे। जब ये पूरी फिल हो जाएंगी उसके बाद ही M पे जो है इलेक्ट्रॉन कोई जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो पहले जो है ये फिल करनी पड़ेगी अंदर वाली और फिर बाहर वाली फिल होंगी। तो ये एक समरी है इस पूरे चैप्टर की। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन की हम वैलेंसी जो है निकालते हैं, इस तरह से हम निकालते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और सिलिकॉन का एग्जांपल हमें लेना है और हमें वैलेंसी निकालनी है। तो सिलिकॉन, अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है, ये आपको याद रखने हैं। यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे, यानी कि वो भी 14 होगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इनका। पहले हमने के शेल ले ली, उसके अंदर 2 आएंगे। फिर हमने एल ले ली, उसके अंदर कितने आएंगे, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 और 2 ये 10 हो गए। अब जो एम शेल हैं इसके अंदर कितने आएंगे, इसके अंदर आएंगे हमारे 4 सिर्फ। तो इस तरह से रहेगा। के अंदर कितने आए, 2, एल के अंदर आए 8 और एम के अंदर कितने आए हमारे पास 4। अब जो है इसके अंदर मैक्सिमम आउटर मोस्ट में 8 हो सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा। तो 8 हो सकते हैं, या तो 4 ये लेगा या 4 देगा, यानी कि इसकी जो वैलेंसी है वो 4 की रहेगी। तो इस तरह से वैलेंसी आप निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन की अगर आप हम बात करें, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, अगर हम ऑक्सीजन का बात करें वो 8 होता है। अब 8 है, यानी कि पहले जो के है, के अंदर तो 2 आ जाएंगे। एल के अंदर कितने आएंगे, एल के अंदर हमारे आ जाएंगे 6, क्योंकि इसके अंदर 8 तक आ सकते हैं। तो 3 4 5 6, यानी कि के लिए इसके 2 रहे और एल के लिए इसके 6 रहे, लेकिन इसको 2 की जो है ज़रूरत है। तो इसकी जो वैलेंसी रहेगी इसकी 2 रहेगी, तो वैलेंसी इसकी 2 रहेगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। तो ये आपको वैलेंसी जो है अच्छी तरह से निकालनी आनी चाहिए, इसके नंबर आपको पता होने चाहिए, जो कि चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप। तो ये हमें बताने हैं। तो सबसे पहले जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर होता है हमारा जो नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं। जो हमारे प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हों, तो न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट हों तो वो चीज़ एटॉमिक नंबर होती है। अब एटॉमिक नंबर जो है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, उसके पास एक प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर, तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है। अब मास नंबर की बात कर लेते हैं। अब देखिए ये एटॉमिक नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब मास नंबर क्या है, जो मास नंबर है वो हमारा होता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस जो हमारे न्यूट्रॉन, ये दोनों प्रेजेंट हैं किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये चीज़ जो दोनों प्रेजेंट हैं इन दोनों का सम, तो वो मास नंबर कहलाता है। इसको हम डिनोट करते हैं, ए से वैसे डिनोट किया जाता है इसको। और इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए कैल्शियम का आपको लिखना है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा एटॉमिक नंबर और यहाँ पे आ जाएगा मास नंबर, यानी कि 20 Ca 40। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ऑक्सीजन का लिखेंगे 8O16, इस तरह से लिखेंगे, किसी का भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप,
आइसोटोप्स हमारे होते हैं जो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो उनको आइसोटोप बोलते हैं। प्रोटॉन सेम नंबर हो और न्यूट्रॉन डिफर करें उसको हम आइसोटोप बोलेंगे, ये डिफर करते हैं। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कार्बन के हमने जो दो रूप देखे थे 6C12 और 6C14। यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर सेम है, तो प्रोटॉन जो है वो सेम है लेकिन जो मास नंबर है वो अलग है क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या बनाते हैं, मास नंबर बनाते हैं, तो मास नंबर अलग अलग है। तो इस तरह से जो है आप इसको समझ सकते हैं कि आइसोटोप क्या है। उसके बाद आइसोबार की बारी आती है। तो आइसोबार में ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। आइसोबार के अंदर जो है हमारा मास नंबर सेम रहता है, तो मास नंबर तो रहेगा बिल्कुल सेम, लेकिन जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर जो है वो हमारा हो जाएगा डिफरेंट, वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कैल्शियम और आर्गन का, जैसे BeCa इसका मास नंबर 40 है, इसी तरह आर्गन का भी मास नंबर जो है 40 होता है। देखिए मास नंबर है ऊपर की तरफ, लेकिन ये एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं, जो नीचे 20 और 18 है। तो ये हमारे होते हैं आइसोबार। तो इस तरह से आप आइसोबार के बारे में समझ सकते हैं। गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप के कोई 2 यूज़ बताएं। अब आइसोटोप जो है कई जगह पे काम आते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल लें आयोडीन का, आयोडीन का एग्जांपल लें तो जो आइसोटोप होते हैं आयोडीन एटम के वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे जो गोयत्रे होती है ग्लैंड हमारे गले के अंदर होती है, और आयोडीन डेफिशिएंट जो डिसीज़ है उनके लिए ये यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से जो कोबाल्ट का यूज़ किया जाता है वो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के अंदर यूज़ किया जाता है। इसी तरह से अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में देखें यूरेनियम का यूज़ किया जाता है, तो उसके आइसोटोप का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग जो आइसोटोप के काफ़ी हमारे पास यूज़ रहते हैं। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम ले लेते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उसके अंदर हमें क्या दिया है, उसके अंदर हमें दिया है Na पॉजिटिव हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड KL सेल एक्सप्लेन। इसके अंदर जो है के और सेल जो सेल्स हैं वो पूरी कम्प्लीटली फिल्ड है Na पॉजिटिव में। ध्यान दिएगा Na के ऊपर पॉजिटिव लगाया गया है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम जो है वो कितना होता है, 11 होता है। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं तो उनको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, तो के अंदर कितने आ गए, 2 आ गए। एल के अंदर कितने आ गए, हमारे एल के अंदर आ गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब जो एम है एम के अंदर आ गया सिर्फ 1, क्योंकि 2 और 8 10 और 1 11। अब देखिए Na पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा यानी कि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसीलिए जो Na पॉजिटिव है इसके अंदर आप कह सकते हैं कि इस सेल को आप ख़त्म कर दें, क्योंकि ये तो छोड़ चुका है इलेक्ट्रॉन, के भी फिल है और एल भी फिल है। तो इसलिए हमने कहा कि इसके अंदर कंप्लीटली ये फिल रहते हैं Na पॉजिटिव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमारा 10th क्वेश्चन है तो उसके अंदर क्या हमें दिया है। अब 10th क्वेश्चन में हमें दिया है इफ़ ब्रोमाइन एटम इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, ये कहता है कि अगर ब्रोमाइन हमारे पास 2 आइसोटोप में उपलब्ध हो, जैसे कि यहाँ पे ये दिया गया है और ये दिया गया है। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एटॉमिक मास हमें दिए हैं इन दोनों के, एटॉमिक मास जो दोनों आइसोटोप के हैं वो कितने दिए हैं हमें। अब देखिए ऊपर वाला देखिए ये मास है, मास नंबर है 79 है, और इसी तरह से इसके अंदर कितना है 81 है। तो अलग अलग मास नंबर है, लेकिन जो है एटॉमिक नंबर ये इसका जो है ये सेम दिया गया है। तो अब देखिए इसके अंदर जो एटॉमिक मासेस होंगे, अगर हम बात करें एटॉमिक मासेस की दोनों आइसोटोप की, वो हमें कितने दिए हैं 79 दिया है, यानी कि 49.7% ये हमें दिया है। यहाँ पे देखिए 49.7%। इसी तरह से हमें दिया है दूसरा 81 और ये कितना दिया है 50.3% दिया है। तो एक 50.3 और एक 49.7। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास हमें बताना है। तो टोटल मास क्या होगा, तो टोटल मास जो हमारा होगा जो 79 है इसके इनटू में हमारा हो जाएगा 49.7 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा। परसेंट के अंदर हमें लेना है और इसमें हम प्लस कर देंगे ये वाला जो मास है, यानी कि 81 इंटू कितना परसेंट है 50.3% है डिवाइड बाय 100, ये चीज़। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे
तो यहाँ पे आपको जब सोल्व करेंगे 39.263 के अबाउट मिलेगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और कुछ रॉन्ग हो तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसको कैलकुलेट करके जो भी आएगा और इसको कैलकुलेट करके जो भी आएगा उन दोनों को प्लस कर देंगे, लगभग ये हमारा 80.00 समथिंग के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है एटॉमिक मास जो है ये इसका निकाल सकते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 16.2 यू दिया है। एवरेज एटॉमिक मास दिया है किसी सैंपल का, एलिमेंट कोई एक्स मान लिया हमने। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स, ये हमें एक्स और एक्स ये दिया है। देखिए इनका मास नंबर अलग अलग है, इसका 16 है, इसका 18 है, और एटॉमिक नंबर सेम है इन द सैंपल। तो हमें परसेंटेज बतानी है इन दोनों आइसोटोप की इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज है, अब मान लेते हैं जो 8x16 वाला है, 8x16 वाला है उसकी हम a मान लेते हैं जो परसेंटेज है। इसी तरह से जो 8x18 वाला है इसकी हम b मान लेते हैं, यानी कि इसकी a मान ली, इसकी b हमने मान ली जो परसेंटेज है। तो या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो 8x18 है अगर ये a है तो आप इसको परसेंटेज निकालनी है तो सीधा मान लीजिए 100 माइनस a मान लीजिए, तो ये मान लीजिए आप, तो ये आसान पड़ेगा। तो आप इसको 100 माइनस a मान लीजिए, ये a है, ये 100 माइनस a हो जाएगा, 100 में से माइनस कर देंगे। अब हमें जो डाटा दिया है उसमें 16.2 u जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के सम के, यानी कि इस मास नंबर और इस मास नंबर के सम के बराबर हो जाएगा। और इसकी परसेंटेज हमने ये मान ली और इसकी ये मान ली, यानी कि 16 इंटू ए हो जाएगा, 16a डिवाइड बाय 100 प्लस 18 के साथ क्या हो जाएगा, अब इसके साथ 100 माइनस ए हो जाएगा। तो इसके साथ आ गया 100 माइनस ए और इसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। अब बस इसको सॉल्व करना है। अब मान लीजिए आप 100 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 100 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें और 100 को इसके साथ और 100 को इसके साथ, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1620 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट है 10 तो नीचे ही आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1620 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या आ गया, ये आ गया 16a प्लस 18 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1800, और 18 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18a। अब माइनस 18a और जो 16a अगर आप घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1800 माइनस 2a आ जाएगा, क्योंकि 18 में से 16 गया, 16 गया और 2a आ गया। अब ये 2a को इस तरफ आप ले आइए और 1800 में से इस 1620 को उस तरफ ले जाइए, तो ये कितना आ गया हमारा, जब आप इसको घटाएंगे ये हमारा 180 आ जाएगा, तो 2a है। अब a कितना आ जाएगा, 180 डिवाइड बाय 2, यानी कि ये आ जाएगा 90। तो 90 आ गया हमारा a की वैल्यू 90 आ गई, यानी कि ये आ गई 90%। और अगर इसकी हम देखें तो 100 माइनस a की वैल्यू करें, यानी कि 100 माइनस 90 करें तो ये कितनी आ जाएगी, 10%। तो दोनों आइसोटोप की वैल्यू निकाल ली हमने, ये 90% है और ये है 10%। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके थोड़े से बेसिक क्लियर हैं, एटॉमिक मास इनके जो फॉर्मूले हैं वो आप क्लियर करते हैं, वो आपको आते हैं। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है हमारा 12 क्वेश्चन, और इसके अंदर हमें क्या दिया है, इफ z इक्वल टू 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, आल्सो नेम द एलिमेंट। अगर z 3 है, अब देखिए एटॉमिक नंबर हमें, यानी कि z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर यानी कि z हमें 3 दिया है। तो 3 किसका है, यानी कि अगर हम इसको शेल के अंदर फिल करें K2 और L के अंदर आएगा A, K के अंदर 2, L के अंदर 1 आएगा, यानी कि वैलेंसी जो है इसकी एक ये छोड़ेगा ही, तो वैलेंसी तो हो गई इसकी 1 हो गई। और एलिमेंट कौन सा होगा, जिसका जो हमारा एटॉमिक नंबर 3 है, यानी कि लिथियम, तो लिथियम ये आ जाएगा। तो इसका आंसर सिंपल सा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज एक्स एंड वाई आर गिवन एज अंडर। कंपोजिशन दी है न्यूक्लियाई की, जिसमें प्रोटॉन दिए हैं 6 + 6, न्यूट्रॉन दिए हैं 6 + 8, और गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द 2 स्पीसीज, ये हमें बतानी है। अब यहाँ पे देखिए जो मास नंबर है एक्स का अगर हम मास नंबर देखें तो उसके पास प्रोटॉन 6 हैं और न्यूट्रॉन 6 हैं, तो यानी कि ये प्लस हो जाएंगे। इसी तरह वाई के पास जो हमारे प्रोटॉन 6 हैं और न्यूट्रॉन 8 हैं, यानी कि इसके पास तो हो गए, यहाँ पे देखें तो एक्स के लिए ये हो गए 12, क्योंकि 6 + 6,
और y के लिए हो गए 6 + 8, यानी कि y के लिए ये क्या हो गया हमारा 14 हो गया। अब यहाँ पे ये जो है सेम एलिमेंट हैं, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या तो सेम है, 6 और 6 है, प्रोटॉन की संख्या इनकी बिल्कुल सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। और ये इनका लेकिन जो मास नंबर अलग अलग आया, तो मास नंबर अलग अलग आया, यानी कि कहने का मतलब जो ऊपर वाला ये नंबर है ये अलग अलग आया, ये सेम है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो हैं दोनों आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप के अंदर ही ऐसा होता है। तो आइसोटोप ही डिफर करते हैं न्यूट्रॉन्स के अंदर, एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो गया, तो वो चीज़ है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट टी फॉर ट्रू एफ फॉर फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स बताने हैं हमें इसके अंदर, तो वो चीज़ हमें बतानी है, इसके लिए हमें पूरा चैप्टर पता होना चाहिए। तो जो पहला है हमारे पास, जे थॉमसन प्रोपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियन। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये फॉल्स है। ए न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। अब न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता, वो प्रोटॉन से नहीं बनता, वो अलग ही होता है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम ऑफ ए प्रोटॉन, लगभग इतना ही होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू रहती है हमारी। आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंक्चर आयोडीन विच इज यूज्ड इन एज ए मेडिसिन। जैसे मेडिसिन की तरह तो यूज़ होता है, लेकिन ये जो है आयोडीन का आइसोटोप जो है गोइत्रे की बीमारी में यूज़ होता है। तो यहाँ पे आयोडीन जो है वो इस तरह का कोई आयोडीन बनाने के काम नहीं आता, लेकिन आयोडीन का आइसोटोप जो है वो हमारा जो गोइत्रे में यूज़ होता है, जैसे कि हमने बात की, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स रहेगी। तो ट्रू फॉल्स ही इसमें हमें बताने हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स पुट टिक अगेंस्ट करेक्ट चॉइस, ये हमें बताना है 15, 16 और 17 में। और रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट था वो किस चीज़ की डिस्कवरी के काम आया था? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर एटॉमिक न्यूक्लियस? एटॉमिक न्यूक्लियस के काम आया था। इसी से हमें पता चला था एटॉमिक न्यूक्लियस होता है जहाँ से जैसे कि अल्फा पार्टिकल जो है टकराकर बिल्कुल वापस जाते हैं या फिर स्कैटर होते हैं, तो यहीं से हमें पता चला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव। आइसोटोप्स जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं, उसके एलिमेंट के पास क्या होती हैं? सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, या फिर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब हमें पता है आइसोटोप के पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तभी तो मास नंबर में डिफरेंस आता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl- आयन आर। अब Cl- आयन क्या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? तो इसका आंसर होगा हमारे पास बी, 8 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा ये इसका नंबर होता है क्लोरीन का 17 नंबर है, तो इसके अंदर के की जो शेल है उसके अंदर 2 आएंगे। फिर एल की जो शेल है उसके अंदर कितने आएंगे? एल के अंदर मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो इसके अंदर 8 आएंगे। फिर ये 8 और 2 10। एम के अंदर कितने आएंगे? एम के अंदर आएंगे 7 आ जाएंगे। तो अब ये 7 हैं, अब इसको 1 की ज़रूरत है, तो 1 की ज़रूरत है, जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर ज़्यादा आ जाएंगे, तो इसीलिए जो है ये हमारा हो जाएगा Cl, जो 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी जो है वो 8 हो जाएगी। तो इसलिए जो वैलेंसी की बात की गई है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो 8 हो जाएंगे वो, क्योंकि माइनस है इसके ऊपर, तो क्योंकि एक ये ले लेगा तो 8 हो जाएंगे, तो ये आंसर रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये हमें बताना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सोडियम, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी सही है इनमें से? तो हमें पता है पहले के शेल फिल होती है, फिर एल शेल होती है, फिर एम शेल। के अंदर कितने आते हैं? 2, एल के अंदर 8, फिर जो बचते हैं आगे। तो इसमें से पहले तो ये देखिए 2, 8। अब सोडियम जो है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 11 है। तो 11 है तो 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, 1 एम में आएगा, यानी कि 281 जो है इसका आंसर रहेगा। तो आगे जो है हमें ये जो टेबल, अगर आपने पीछे सब कुछ पढ़ा है तो ये आसान रहेगा। तो इसके अंदर क्या दिया है? एटॉमिक नंबर 9 दिया है, मास नंबर नहीं दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10 दिए हैं। तो मास नंबर क्या हो जाएगा? मास नंबर हमारा एटॉमिक नंबर
यानी कि जो उसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उन दोनों का सम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जो प्रोटॉन है इसके अंदर वो भी 9 ही रहेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर 9 है, और मास नंबर इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि 9 + 10 का, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का 10 + 9 का 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी इसके अंदर 9 रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज है। और फिर जो है ये अगर हम इसका देखें एटॉमिक नंबर तो ये बनता है फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन जो है इसके अंदर ये रहेगा, नेम जो है एटम का ये रहेगा। तो आपको एटॉमिक नंबर के हिसाब से सारे याद होने चाहिए। अब 16 जो है, अब 16 एटॉमिक नंबर है। 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है? पहले तो यहाँ पे दिया गया है सल्फर का, ठीक है। मास नंबर 32 दिया है, मास नंबर 32 दिया है, यानी कि मास नंबर 32 है तो एटॉमिक नंबर 16 है, तो इसके अंदर ये कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन ये 16 हो जाएंगे, और इसी तरह से प्रोटॉन भी 16 हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही जुड़कर तो मास नंबर बनेंगे 32। तो ये 16 हो गए क्योंकि एटॉमिक नंबर भी 16 था। अब नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 16। तो इस तरह से ये सोल्व होगा। उसके बाद ये 24 हमें दिया है मास नंबर, मास नंबर 24 दिया है। तो मास नंबर 24 दिया है, सीधा ही मतलब है इसका कि जो प्रोटॉन है 12 दिए हैं तो न्यूट्रॉन वो भी 12 होंगे, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर है वो भी इसका 12 होगा, और इसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। और जो 12 किसका एटम का होता है? मैग्नीशियम का, तो ये हमारा आ जाएगा। ये यहाँ पे 2 दिया है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, यानी कि नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो हमारे कितने होंगे? वो भी 1 होंगे, और एटॉमिक नंबर ये भी 1 होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी 1 होगा। अब 1 किसका होता है? अब 1 जो है हमारा एटॉमिक मास नंबर देखिए इसका 2 है, तो ये ड्यूटेरियम रहेगा, हाइड्रोजन नहीं लिखना, ड्यूटेरियम है, क्योंकि मास नंबर इसका 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है। लेकिन आगे देखें, अगर ये 1 है तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 दिया गया है, एटॉमिक मास नंबर भी 1 है, तो ये भी सारे जो है 1 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 दिए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 दिए हैं, यानी कि ये क्या है? ये है हाइड्रोजन। तो इस तरह से इसकी सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि इसके अंदर कितने कितने न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, मास नंबर क्या है। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।